कहीं कुछ अविश्वसनीय खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। महान खगोलशास्त्री कार्ल सैगन के इन बेहद खूबसूरत शब्दों के साथ आज पृथ्वी के गर्भ में छिपे ऐसे ही एक अविश्वसनीय रहस्य की परतें खोलने के लिए आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भूविज्ञान की दुनिया में हुई एक ऐसी, आप कह सकते हैं, हलचल पर बात कर रहे हैं जो हमारे ग्रह के बारे में, खासकर महाद्वीपों की स्थिरता के बारे में हमारी जो स्थापित समझ है उसको चुनौती दे सकती है। हाँ, बिल्कुल। हाल ही में देखिए, प्रतिष्ठित नेचर जियोसाइंस पत्रिका में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है और उसने खुलासा किया है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो मजबूत नींव मानी जाती है, उसके नीचे प्राचीन चट्टानें धीरे धीरे पिघलकर मैंटल में टपक रही हैं। टपक रही हैं, हाँ। ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर भूगर्भीय प्रक्रिया शायद यही है। बिल्कुल। और ये जानकारी उन सभी के लिए बेहद दिलचस्प है जो पृथ्वी के रहस्यों में रुचि रखते हैं, लेकिन खास तौर पर, जैसा हम अक्सर बात करते हैं, यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। हाँ, निश्चित रूप से। ये विषय सीधे तौर पर सामान्य अध्ययन पेपर 1 में भूविज्ञान, प्लेट टेक्टोनिक्स और भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी जिसे कहते हैं, उन टॉपिक से जुड़ता है। साथ ही प्रीलिम्स में भी आजकल समसामयिक वैज्ञानिक खोजों से जुड़े प्रश्न आ जाते हैं। बिल्कुल। करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक का महत्व बढ़ रहा है। तो हम इस महत्वपूर्ण खोज पर इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू IDR, जो विकास और विज्ञान से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण प्रकाशित करता है, उसमें छपी सामग्री के आधार पर एक विस्तृत और आलोचनात्मक चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी भूगर्भीय कहानी को खोलते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। टेक्सास विश्वविद्यालय ऑस्टिन के शोधकर्ताओं ने अपनी पड़ताल में पाया है कि एक प्राचीन टेक्टोनिक प्लेट, जिसे फैरेलन प्लेट कहते हैं, फैरेलन प्लेट, हाँ, जो लाखों साल पहले उत्तरी अमेरिका के नीचे धंस गई थी, हाँ, सबडक्ट हो गई थी, हाँ, वो आज भी किसी अदृश्य शक्ति की तरह महाद्वीप के नीचे भूगर्भीय बदलावों को हवा दे रही है। ये सोचना ही कितना अजीब है ना। बिल्कुल अजीब है। और यहीं पर जो सबसे आकर्षक और शायद चौंकाने वाली बात सामने आई है, वो है क्रेटोनिक क्षीणन की अवधारणा। क्रेटोनिक क्षीणन, ये क्या होता है? देखिए, क्रेटन महाद्वीपों के वो बेहद प्राचीन, ठंडे और मजबूत हिस्से होते हैं। इन्हें अरबों सालों से अपरिवर्तित और भूगर्भीय रूप से शांत माना जाता रहा है, जैसे महाद्वीप की गहरी स्थिर जड़ें। अच्छा, सबसे स्टेबल हिस्सा। एग्जैक्टली। लेकिन इस स्टडी ने दिखाया कि उत्तरी अमेरिका जैसे बेहद स्थिर माने जाने वाले क्रेटन के नीचे भी उसकी गहरी परतों से चट्टान के भारी टुकड़े, जिन्हें हम ड्रिप्स कह सकते हैं। ड्रिप्स? हाँ, ड्रिप्स। वो अलग होकर नीचे गर्म मेंटल की ओर टपक रहे हैं। आप कल्पना कीजिए जैसे बहुत गाढ़ा शहद या मोम धीरे धीरे टपकता है, बस ये प्रक्रिया अरबों गुना धीमी है। बाप रे, ये तो वाकई में चौंकाने वाला है। जिन्हें हम महाद्वीपों की सबसे स्थिर नींव समझते थे, वो भी भीतर से बदल रही हैं। हाँ, और यही इस खोज को खास बनाता है। अध्ययन के जो मुख्य लेखक हैं, जुनालिन हुआ, उन्होंने भी यही कहा कि हमने देखा कि क्रेटन के नीचे कुछ गड़बड़ हो सकती है, और सौभाग्य से हमें ये भी नया विचार मिला कि इस क्षीणन का कारण क्या हो सकता है। अच्छा। पहले इस तरह की प्रक्रिया उत्तरी चीन क्रेटन जैसी जगहों पर देखी गई थी, लेकिन उसे उतना स्थिर नहीं माना जाता। पर उत्तरी अमेरिकी क्रेटन तो स्थिरता का एक मानक रहा है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ इस प्रक्रिया का मिलना ये सवाल खड़ा करता है कि क्या कोई भी क्रेटन वास्तव में पूरी तरह स्थायी है। ये हमें महाद्वीपीय स्थिरता की हमारी पुरानी धारणाओं पर पुनर्विचार करने को मजबूर करता है। और यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स और महाद्वीपीय विकास, कॉन्टिनेंटल इवोल्यूशन जिसे कहते हैं, उसकी समझ में एक नया आयाम जोड़ता है। और इस रहस्यमयी टपकन के पीछे का मुख्य खिलाड़ी बताया जा रहा है फैरेलन प्लेट। ये कोई छोटी मोटी प्लेट नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं, ये बहुत विशाल प्लेट थी। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले, सोचिए जब डायनासोर धरती पर घूम रहे थे। हाँ। ये विशालकाय टेक्टोनिक प्लेट जो प्रशांत महासागर के बड़े हिस्से पर फैली थी, धीरे धीरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे के नीचे खिसकना शुरू हुई थी, जिसे हम सबडक्शन कहते हैं। सबडक्शन, हाँ, सही कहा। ये प्लेट आज सतह पर मौजूद नहीं है। इसके अवशेष महाद्वीप के नीचे लगभग 600 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा गहराई में मेंटल के अंदर दबे हुए हैं। 600 किलोमीटर नीचे? हाँ। हाँ।
लेकिन ये भूगर्भीय भूत अगर कहें तो आज भी सक्रिय है। ये डूबे हुए प्लेट के टुकड़े अपने आसपास के मेंटल के प्रवाह को बदल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पानी में डूबा कोई भारी सामान अपने आसपास लहरें पैदा करता है। अच्छा, एक डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है नीचे। बिल्कुल, यही बदला हुआ प्रवाह ऊपर मौजूद क्रेटन की निचली परत पर असर डाल रहा है, जिससे वहां की चट्टानें अस्थिर होकर नीचे टपक रही हैं। यानी करोड़ों साल पहले हुई एक घटना का असर आज भी महाद्वीप की जड़ों में महसूस किया जा रहा है। ये तो भूगर्भीय समय के पैमाने का एक अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल अद्भुत। जैसा कि अध्ययन के सहलेखक थॉर्स्टन बेकर कहते हैं, इस तरह की चीज को समझना महत्वपूर्ण है यदि हम जानना चाहते हैं कि कोई ग्रह लंबे समय तक कैसे विकसित होता है। ये सिर्फ उत्तरी अमेरिका की कहानी नहीं है, ये हमें पृथ्वी के एक मौलिक चक्र को समझने में मदद करता है। कैसे महाद्वीप बनते हैं, समय के साथ बदलते हैं, उनके हिस्से टूटते हैं और अंततः उनका पदार्थ वापस पृथ्वी के गहरे मेंटल में पुनर्चक्रित हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल, हाँ। ये प्राचीन भूगर्भीय घटनाओं और वर्तमान में जारी प्रक्रियाओं के बीच के जटिल और गहरे संबंधों को उजागर करता है। ये पृथ्वी के धीमी गति से चलने वाले जीवन चक्र का हिस्सा है, आप कह सकती हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर वैज्ञानिकों ने सैकड़ों किलोमीटर नीचे चल रही इस अदृश्य प्रक्रिया का पता लगाया कैसे? ये तो भूगर्भ में झांकने जैसा है, जो आसान नहीं होता होगा। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब इस खोज की एक और खासियत है। इसका श्रेय जाता है एक बहुत ही उन्नत भूकंपीय इमेजिंग तकनीक को। अच्छा, कौन सी तकनीक? इसे कहते हैं पूर्ण वेव फॉर्म भूकंपीय टोमोग्राफी, फुल वेव फॉर्म साइज्मिक टोमोग्राफी। इसे आप समझने के लिए कह सकते हैं कि ये पृथ्वी का एक हाई डेफिनेशन सीटी स्कैन है। ओह, पृथ्वी का सीटी स्कैन, ये कैसे काम करता है? मतलब सामान्य भूकंपीय तरंगों से अलग कैसे है? देखें, जब भूकंप आता है तो उससे ऊर्जा तरंगें निकलती हैं जो पूरी पृथ्वी से होकर गुजरती हैं, है ना? हाँ। पारंपरिक जो भूकंपीय टोमोग्राफी तकनीकें थीं, वो आमतौर पर इन तरंगों के पृथ्वी के अंदर पहुंचने के समय को नापती थी, मतलब वो कितनी तेजी से पहुंची। अच्छा, स्पीड। हाँ, स्पीड। इससे हमें अंदर की संरचना का एक मोटा-मोटा अंदाजा मिलता था। लेकिन ये नई पूर्ण वेव फॉर्म विधि सिर्फ पहुंचने के समय को ही नहीं देखती। तो फिर? ये पूरी तरंग के आकार, उसकी बनावट, उसमें आए हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव, मतलब पूरी वेव फॉर्म का विश्लेषण करती है। ओह, यानी सिर्फ ये नहीं कि तरंग कितनी तेज भागी, बल्कि ये भी कि वो किन चीजों से टकराई, कैसे मुड़ी, कैसे बदली, पूरा प्रोफाइल। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें, पुरानी तकनीक शायद कार की सिर्फ औसत स्पीड बता पाती थी। ये नई तकनीक न सिर्फ स्पीड बताती है, बल्कि ये भी बता सकती है कि कार का मॉडल क्या है, उसका रंग कैसा है, रास्ते में कहाँ-कहाँ गड्ढों से गुजरी, मतलब पूरी यात्रा का एक विस्तृत विवरण। क्या बात है। इसी तरह पूर्ण वेवफॉर्म टोमोग्राफी हमें पृथ्वी के अंदर की संरचनाओं की कहीं ज्यादा बारीक, स्पष्ट और सच्ची तस्वीर देती है। जैसा कि बेकर ने बताया भी, इस विधि से हमें गहरे मेंटल और उतवे स्थल मंडल लिथोस्फीयर के बीच के उस महत्वपूर्ण क्षेत्र की बेहतर समझ मिलती है जहां ये सारी क्रिया हो रही है। तो इसी हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ने वैज्ञानिकों को न केवल ये टपकती हुई चट्टानी संरचनाएं, ये ड्रिप्स देखने में मदद की, हाँ, बल्कि उन्हें नीचे दबी फैरेलन प्लेट के अवशेषों से जोड़ने में भी मदद की। एग्जैक्टली। इसी तकनीक ने इन ड्रिप्स और फैरेलन प्लेट के टुकड़ों के बीच के संबंध को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। इसने उत्तरी अमेरिका के नीचे मैंटल में चल रही हलचल की अब तक की सबसे स्पष्ट तस्वीर पेश की है। ये भूविज्ञान में एक बड़ी तकनीकी छलांग है जो हमें पृथ्वी के अंदरूनी रहस्यों को बेहतर ढंग से समझने की क्षमता दे रही है। ये सब सुनने में तो बड़ा नाटकीय लगता है। महाद्वीप की जड़ें टपक रही हैं। क्या इसका मतलब है कि उत्तरी अमेरिका या ऐसे क्रेटन वाले इलाके स्थिर हो रहे हैं? क्या सतह पर भी इसका कोई असर दिखेगा? मतलब हमें चिंता करनी चाहिए? हाँ, ये एक वाजिब चिंता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, नाटकीय लगता है, पर असल में घबराने की बात नहीं है। अच्छा। ये टपकना भूगर्भीय पैमाने पर हो रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रक्रिया बेहद बेहद धीमी गति से चल रही है। कितनी धीमी? स्रोतों के अनुसार इसकी गति लगभग उतनी ही है जितनी गति से पहाड़ों पर ग्लेशियर खिसकते हैं। ओह, ग्लेशियर की गति से? हाँ, यानी कुछ सेंटीमीटर प्रतिवर्ष या शायद उससे भी कम। तो ये पिघला हुआ या अस्थिर पदार्थ
इतनी धीमी गति से नीचे जा रहा है कि इसका हमारी जिंदगी के पैमाने पर या निकट भविष्य में जमीन की सतह पर कोई सीधा और बड़ा बदलाव लाने की संभावना लगभग न के बराबर है। ऐसा नहीं है कि कल सुबह उठने पर हमें कोई नया गड्ढा या पहाड़ दिखाई देगा इस वजह से। अच्छा, तो ये तत्काल चिंता का विषय नहीं है, ये राहत की बात है। लेकिन फिर इस धीमी प्रक्रिया का दीर्घकालिक महत्व क्या है? अगर ये इतनी धीमी है तो वैज्ञानिक इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मान रहे हैं? देखिए, इसका महत्व तात्कालिक प्रभावों में नहीं है, बल्कि पृथ्वी के दीर्घकालिक विकास को समझने में है। ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। लाखों करोड़ों साल? हाँ, इसे मेंटल की आंतरिक गर्मी और गतिशीलता और नीचे दबी फैरालिन प्लेट का गुरुत्वाकर्षण लगातार चला रहा है। बेकर ने इस बात पे जोर दिया कि उनके जो कंप्यूटर मॉडल हैं और जो भूकंपीय डेटा है वो वास्तविक दुनिया के अवलोकनों से मेल खाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है? नहीं, उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि कई जगहों पर ये बूंदें ड्रिप्स आती और जाती रहती हैं कि ये हमें एक वास्तविक चीज दिखा रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ एक कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं है, बल्कि पृथ्वी के अंदर वास्तव में घटने वाली एक प्रक्रिया है। भले ही ये निकट भविष्य में महाद्वीप की सतह को ना बदले, लेकिन ये शोध हमें उन विशाल, धीमी लेकिन शक्तिशाली प्रक्रियाओं की एक दुर्लभ झलक देता है जो अरबों वर्षों से हमारे महाद्वीपों को आकार दे रही हैं। लाखों करोड़ों वर्षों के पैमाने पर यही प्रक्रियाएं तय करती हैं कि कहाँ पहाड़ बनेंगे, कहाँ घाटियां गहरी होंगी, कहाँ जमीन ऊपर उठेगी या नीचे धंसेगी। अच्छा। यूपीएससी के अभ्यर्थी इसे भू-आकृतिक विकास, जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन और आइसोस्टेसी यानी भू संतुलन के सिद्धांतों से जोड़कर देख सकते हैं। ये दिखाता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे की अदृश्य गतियां कैसे सतह के स्वरूप को नियंत्रित करती हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी खोज का निचोड़ क्या है हमारे लिए, खासकर उन छात्रों के लिए जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या पृथ्वी विज्ञान में रुचि रखते हैं? इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि पृथ्वी एक जड़ स्थिर पिंड नहीं है जैसा कि हम अक्सर छोटी समय अवधि में महसूस करते हैं। हाँ, हमें तो लगता है सब स्थिर है। बिल्कुल, लेकिन ये एक अत्यंत गतिशील और लगातार बदलने वाली प्रणाली है। भले ही इसके कई बदलाव भूगर्भीय समय के बेहद धीमे पैमाने पर हो रहे हों। ये खोज हमें प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत को और गहराई से समझने में मदद करती है, खासकर सबडक्शन जोन के दीर्घकालिक प्रभावों और मेंटल स्थलमंडल के बीच के जटिल इंटरैक्शन को। यानी वो जो धारणा थी कि महाद्वीपों के क्रेटन पूरी तरह से निष्क्रिय और स्थायी होते हैं, अब वो मतलब पूरी तरह सही नहीं मानी जा सकती। हाँ, ये खोज इसी धारणा को चुनौती देती है। ये दिखाती है कि क्रेटन भी पृथ्वी के आंतरिक डायनामिक्स से अछूते नहीं हैं और वे भी धीमे गति से ही सही पर बदलते हैं और ग्रह के मैंटल में पदार्थ के पुनर्चक्रण में भाग लेते हैं। ये सिर्फ एक अकादमिक जिज्ञासा का विषय नहीं है। पृथ्वी के इन सूक्ष्म लेकिन निरंतर परिवर्तनों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें ग्रह के अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि हमारा ग्रह भूवैज्ञानिक समय के विशाल विस्तार में कैसे विकसित हुआ है और आज भी कैसे विकसित हो रहा है। और यूपीएससी के नजरिए से? यूपीएससी के नजरिए से ये उत्तर लिखने में एक ज्यादा सूक्ष्म और गतिशील दृष्टिकोण अपनाने में मदद कर सकता है, खासकर जब महाद्वीपीय स्थिरता, प्लेट टेक्टोनिक्स के ड्राइविंग मैकेनिज्म या पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े सवाल हों। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि क्रेटन स्थिर हैं, अब आपको ये भी बताना होगा कि उनमें भी दीर्घकालिक परिवर्तन संभव हैं। सही का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। और भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या इस तरह की और खोजें होने की उम्मीद है? निश्चित रूप से। इस शोध से जो ज्ञान मिला है और भूकंपीय इमेजिंग और मॉडलिंग तकनीकों में जो लगातार प्रगति हो रही है, हाँ, टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है। बिल्कुल, वो भविष्य में पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में और भी कई रहस्य उजागर कर सकती है। ये निष्कर्ष हमें महाद्वीपों के बनने, उनके विकसित होने और अंततः मेंटल में वापस समा जाने की जटिल पहेली को सुलझाने का एक अनूठा अवसर देते हैं। जैसे जैसे हमारी तकनीक बेहतर होगी, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर और ज़्यादा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, हमें शायद ऐसी और भी ड्रिपिंग वाली जगहें मिले या मेंटल में चल रही अन्य अनदेखी प्रक्रियाओं का पता चले। तो ये तो शुरुआत हो सकती है। हाँ, बिल्कुल।
इन शक्तियों को समझना न केवल प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी गतिविधि और भूकंपीय खतरों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमें पृथ्वी पर खनिज संसाधनों के वितरण या जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक भूगर्भीय प्रभावों जैसे मुद्दों को समझने में भी मदद कर सकता है। ये ज्ञान हमें पृथ्वी के भविष्य के बारे में बेहतर अनुमान लगाने और शायद प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक तैयार रहने में भी सहायता कर सकता है। वाकई आज की ये चर्चा हमें इस बात पर गहराई से सोचने को मजबूर करती है कि जिस ठोस स्थिर लगने वाली जमीन पर हम चलते हैं उसके नीचे कितनी जबरदस्त अदृश्य और गतिशील शक्तियां लगातार काम कर रही हैं। बिल्कुल, एक जीवित ग्रह। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हम एक जीवित सांस लेते हुए ग्रह पर रहते हैं जो बाहर से शांत दिख सकता है पर भीतर से हमेशा बदल रहा है। ये भूगर्भीय समय के विशाल पैमाने और हमारे ग्रह के निरंतर बदलते स्वरूप का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। ये पृथ्वी की प्रक्रियाओं के प्रति हमारी समझ को गहरा करता है और शायद हमें थोड़ा विनम्र भी बनाता है। सही कहा, प्रकृति की विशालता के सामने हम बहुत छोटे हैं। तो अब सोचने की बात यह है कि अगर सबसे स्थिर माने जाने वाले महाद्वीपीय हिस्से भी बदल रहे हैं तो पृथ्वी का कौन सा कोना वास्तव में स्थायी है? ये गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल हमें पृथ्वी की गतिशीलता पर और गहराई से विचार करने के लिए छोड़ जाता है। इस भूगर्भीय टपकन और इसके प्रभावों के बारे में श्रोताओं के क्या विचार हैं? क्या उनके मन में कोई सवाल है? खासकर यूपीएससी की तैयारी के संदर्भ में हमें नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। हाँ, हमें आपके सवालों और विचारों का इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और रोचक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में ऐसी और ज्ञानवर्धक चर्चाओं से अवगत रह सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।